सबसे पहले अब आज सुबह सुबह जो अपडेट आया, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। हर्षदा क्या हो गया भाई? एम फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे आप लोग डिस्कस भी कर रहे थे, आज नतीजे आने वाले थे, उस पर बाजार की नजरें थी, लेकिन ये अपडेट देर शाम निकल कर आया है कि इनकी नॉर्थ ईस्ट की एक आर्म है जहां पर व्हीकल लोन्स में एक बड़ा 150 करोड़ तक का जालसाजी का मामला सामने निकल कर आया है। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जो व्हीकल लोन्स के लिए लिए जाते हैं या कंपनी को सौंपने पड़ते हैं, वहां पर किसी तरह की जालसाजी चल रही थी। अब जो भी लोग इन्वॉल्व थे उन पर एक्शन ले लिया गया है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन कंपनी ने साफ कहा है कि ये करीब करीब 150 करोड़ तक का इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। इस पर एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि 150 करोड़ तक ही सीमित रहेगा, उससे ज्यादा बढ़ता हुआ नहीं देखने को मिल सकता है। लेकिन आइदर वेज आज वो बोर्ड बैठक उस मामले के मद्देनजर टल गई है और आगे जब डेट आएगी तब शायद नंबर्स अनवेल होंगे, लेकिन आज ये दरअसल फ्रॉड का मामला एक ओवरहैंग पैदा करेगा स्टॉक पर। इसकी तो बढ़िया तरीके से चर्चा कर ली हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट की एक ब्रांच पे। हालांकि ये स्पेसिफिकली कह रहे हैं अनलाइकली टू एक्सीड 150 करोड़ रुपए। अब खैर जांच चलेगी, अब एकदम से सामने आया तो नतीजे टल गए, अब इन नतीजों में फैक्टर इन करा जाएगा आगे। अब इस पे खुलने देते हैं, कहाँ खुलता है उसके बाद समीकरण समझ में आएंगे। अदरवाइज कल रात तक, कल शाम तक की चार्ट और अभी का समीकरण सब बदल गए, तो इस पे आप फर्दर डिस्कशन नहीं करते, अपन वेट करेंगे। साल के लोस के आसपास जो सुबह दिखाया भी था, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा में दिखाया था 240 ऑड लेवल्स के आसपास अगर आ रहा हो, वहां पे थम रहा हो, तो शायद एक्यूमुलेशन के अच्छे मौके हो सकते हैं। आगे बढ़ रहा हूं। अब कई सारे, एक तो रिजल्ट हमने डिस्कस कर लिया रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो हैवी वेट। रिलायंस पे बहती साहब आप भी जरा चार्ट रेडी रखना, समीकरण आपसे समझने आऊंगा। लेकिन हर्षदा, जब तक बाकी कौन कौन से रिजल्ट्स है और कैसे रहे? महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के नतीजे आए हैं आशीष, रैलिस इंडिया के, तेजस नेटवर्क्स के और केशोराम इंडस्ट्रीज के, इन सब की बात करेंगे। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में हमने देखा है जो मुनाफा है वो इनफैक्ट आता हुआ दिखाई दिया। पिछले क्वार्टर का मुनाफा अब की बारी एक घाटे में बदला है, करीब 12 करोड़ तक का लॉस कंपनी ने डिलीवर किया है। रेवेन्यू में 14% तक की वृद्धि जरूर देखी गई है। इबिट्टा में एक ड्रॉप देखा गया है 11% का, मार्जिन भी खासे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, नियरली 4% के नीचे आते हुए। कंपनी बेसिकली कह रही है कि इनका जो सप्लाई चेन बिजनेस है वहां पर इबिट्टा लॉस बढ़ा है, 3.7 करोड़ से बढ़कर यह आंकड़ा आया है 11.3 करोड़ पर, और साथ ही साथ सप्लाई चेन में रेवेन्यू में 14% का इजाफा। मोबिलिटी बिजनेस की अगर बात करें तो वहां पर स्थिति बेहतर है। मोबिलिटी बिजनेस का रेवेन्यू 1% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, एबिट पॉजिटिव है 2 करोड़ के आसपास और मार्जिन 2.8% के आसपास आते हुए दिखाई दिए हैं। ये महिंद्रा लॉजिस्टिक्स की बात हुई। अब फिर नजरें रखेंगे तेजस नेटवर्क्स, और तेजस नेटवर्क के केस में आपको याद होगा पिछले 5 क्वार्टर से लगातार कंपनी लॉस दिखा रही थी, वहां से रिकवरी हुई है। तो पहले तो रेवेन्यू का आंकड़ा जहां पर 4.4 टाइम्स का इजाफा देखने को मिला है, 1327 करोड़ पर ये फिगर आ खड़ा हुआ है। अब आइए आप मुनाफे के आंकड़े पर। तो पहले घाटे से मुनाफे में आई है, कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है 146.8 करोड़ का वर्सेस 11.5 करोड़ जो पिछले साल इस तिमाही में था। तो फाइनली कंपनी अब प्रॉफिटेबल बनती दिखाई दे रही है। एबिटा लेवल पर अगर आप देखें तो वहां पर भी बेहतरी देखने को मिली है, 306 करोड़ का एबिटा पॉजिटिव कंपनी ने डिलीवर किया है वर्सेस जो लॉस था करीब 8 करोड़ के आसपास। तो कंपनी ऑपरेशनली भी बेहतर करने लगी है इस तिमाही में। रैलिस इंडिया की बात कर लेते हैं। रैलिस के केस में लॉस पहले था, लॉस बरकरार है, लेकिन लॉस कम हो रहा है। तो 69 करोड़ से घाटा कम होकर 21 करोड़ पर आया है। रेवेन्यू हालांकि पिकअप नहीं कर पाया, 16.5% की गिरावट वहां पर दर्ज हुई है, और यहां पर एबिटा लॉस भी जो 64 करोड़ था वो घटकर 6 करोड़ पर आया। तो ऑपरेशनली कंपनी अपने आप को बेहतर करने में लगी है, लेकिन रेवेन्यू में उतना पिकअप नहीं देखने को मिल रहा है। अब आइए आप केशोराम इंडस्ट्रीज के केस में लॉस यहां पर बढ़ता हुआ 244 करोड़ का दरअसल कंपनी ने घाटा दर्ज किया है वर्सेस 26 करोड़ ईयर ऑन ईयर। एबिटा लेवल पर भी अगर आप देखेंगे तो दबाव बनता दिखाई दिया 29% का। रेवेन्यू फ्रंट पर आप देखेंगे तो फ्लैटिश रेवेन्यू ग्रोथ है, मार्जिन्स भी कॉन्ट्रैक्ट होकर 7% के आसपास आ गए हैं। तो इन नतीजों पर ये स्टॉक्स रिएक्ट करेंगे। ओके, साथ में जोड़ दीजिए टैनफैक्ट के रिजल्ट्स कमजोर, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के नंबर्स
मिले जुले ऑपरेशनली वीक हैं, लेकिन बाकी सारे पैरामीटर्स, एनआईएम्स में एक्सपेंशन है, एसेट क्वालिटी बढ़िया इंप्रूव कर गई। आदित्य बिरला कैपिटल के क्यू ऑन क्यू नंबर्स बढ़िया है, और हैटसन एग्रो भी जोड़िएगा, अच्छे नंबर्स, मार्जिन्स में तगड़ा एक्सपेंशन, सारे नंबर्स हो गए जो कल बाजार बंद होने के बाद आए थे। पर बहेती साहब के पास जाया जाए, बहेती साहब रिलायंस इंडस्ट्रीज रिजल्ट्स बढ़िया, जो नीरज वाजपेयी हाईलाइट कर रहे थे, फंडामेंटली ब्रोकरेजेस का लॉन्ग टर्म के लिए थम्स अप आता हुआ, पर टेक्निकली कैसा प्लेस्ड? ये आशीष जी, चार्ट स्ट्रक्चर तो काफी अच्छा बना हुआ है। इनफैक्ट कल 12 बजे के शो में हमारे एज ए सस्ता ऑप्शन में भी हमने इसे 2960 की इसकी कॉल रिकमेंड की थी। और जिस हिसाब से इसमें मोमेंटम बना हुआ है, और आप अगर देखेंगे पूरे जनवरी से इसने पूरा वन वे सपोर्ट किया है निफ्टी को। इसकी कोई भी गिरावट में निफ्टी में इसमें ही एक पुल बैक देखने मिल रहा है, और इसने फुल सपोर्ट करता हुआ देखने मिला है। बट हमारी अब सजेस्ट है कि इसमें मोमेंटम प्ले नहीं करके स्विंग ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि 2880 का एक स्टॉप लॉस रखे और 3150 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, और रिलायंस इंडस्ट्रीज की क्योंकि चर्चा हुई, तो ध्यान रखिएगा इस चैनल का स्वामित्व व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। ये ट्रेड वेड का मन बन रहा हो आपका हमारी डिस्कशन सुन के, तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्टेंट से प्लीज बातचीत करिएगा। अच्छा, शो में बहुत कुछ कवर करने के लिए है। इलेक्शन सिलेक्शन में आज कविता जी और गौरांग साहब से बढ़िया सी पोजिशनल आइडियाज लेंगे, या फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी, जैसा जिसका मन करे। एक आईपीओ खुल रहा है JNK इंडिया का, आज से पैसा लगाना ही नहीं लगाना सबके जहन में सवाल होगा। उस क्वेरी को भी एड्रेस करेंगे, शरद अवस्थी साहब को जोड़ेंगे कोलकाता से, लेकिन ये सब आगे है। इस बीच पैनल में एक और शख्स शुमार होते हुए पालिया साहब। पालिया साहब गुड मॉर्निंग। पालिया साहब, आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का टॉप कॉल में PSU बैंकिंग स्पेस पे ही फोकस है। उसमें हमें लगता है PNB यहाँ पे बाय किया जा सकता है। PNB में अगर हम देखें तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक ने अपने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके वापस से पुल बैक का ट्रेड वहां से बनाया है। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसके बुलिश ही है। हमें लगता है जिस तरीके से कल के सेशन में भी PSU बैंकिंग स्पेस में एक बाइंग इंटरेस्ट था, PNB फ्यूचर यहाँ पे बाय किए जा सकते हैं। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इसमें जो आ सकते हैं करीब 138 140 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 130 के आसपास। लीजिए भाई, एक सरकारी ऑलरेडी हमारे पास टॉप कॉल के तौर पे था, अमित सेठ का कैनरा बैंक, जोड़ दीजिए उसमें पालिया साहब का PNB भी। पसंद आ रहे हैं ये दोनों सरकारी बैंक इस समय पैनल को। कल देश का अब तक का सबसे बड़ा FPO जो था 18,000 करोड़ रुपए का, वो सब्सक्रिप्शन खत्म होने का दिन था। फाइनली कैसा रिस्पांस, क्या अपडेट्स, हर्षदा से जान लिए जाए। हर्षदा, क्या क्या निकल के आया? इसकी हम लगातार बात करते आए हैं और बहुत ही शानदार रिस्पांस दरअसल वोडाफोन के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को मिला है। जैसे आप मेंशन कर रहे हैं, देश का सबसे बड़ा FPO और 18,000 करोड़ की साइज कंपनी ने आसानी से, आप कह सकते हैं, अब अचीव कर ली है। अब कुछ और डिटेल्स यहां पर निकल कर आएंगे। करीब करीब 7 गुना सब्सक्राइब हुआ है ये पूरा FPO। यहां पर FPO के जरिए कंपनी ने 88,164 करोड़ रुपए जुटाए हैं। हम सब जानते हैं कि किस तरह के एंकर बुक यहां पर भरी थी। बड़े से बड़े दिग्गज निवेशक और दिग्गज फंड हाउसेस ने यहां पर पैसे लगाए, लेकिन QIB हो, HNI हो या फिर रिटेल कैटेगरी पूरी तरह से इस FPO में सब्सक्राइब होती हुई दिखाई दी है। अगर आप सिर्फ रिटेल हिस्सा देखें तो 6,300 करोड़ कंपनी ने सिर्फ रिटेल कैटेगरी में उठाए हैं, वो भी अपर बैंड पर। तो बहुत ही तगड़ा रिस्पॉन्स सिर्फ इंस्टीट्यूशंस से नहीं, यहाँ पर रिटेल निवेशकों की तरफ से भी आया है। गजब का सब्सक्रिप्शन आंकड़ा है। मुझे गौरांग सर का जवाब पता है, लेकिन फिर भी गौरांग सर, 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 19.5 टाइम्स वो QIB का पोर्शन सब्सक्राइब होता है। पूरा FPO 7 गुना भरता है। कुछ तो है जो स्ट्रीट भांप रहा है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भांप रहे हैं। आप लोग का मन बदला वोडाफोन आइडिया को लेकर या नहीं? नहीं, मन बदला है आशीष भाई, और हमने 11 रुपए का जो ऊपरी स्तर है वहां पर FPO में सब्सक्राइब करने की हमने राय दी थी। ये करीबन 3 या 4 दिन पहले एक नोट निकाली थी वोडाफोन आइडिया के FPO को लेकर के, और एक ही है, अगर
जोखिम झेलने की क्षमता आपकी थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ होनी चाहिए और आपके पास धैर्य होना चाहिए, क्योंकि जो परिस्थिति में, वित्तीय परिस्थिति में वोडाफोन है, वोडाफोन आइडिया है, वहां से उभरने के लिए समय लग सकता है और इस प्रकार की बड़ी पूंजी इनको बाजार में से जुटानी पड़ेगी अगर संकट के बाहर निकलना है। 20,000 करोड़ रुपए प्लस इक्विटी से रेज हो गए, 25,000 करोड़ रुपए अब डेट से रेज करेंगे। तो फिलहाल के लिए तो मैनेजमेंट खुद ही कह रहा है 3 साल की सरदर्द तो खत्म है। चलिए देखते हैं। वैसे जिन जिन रिटेल ने पैसा डाला है सबको पूरा मिलेगा। 1.01 टाइम्स रिटेल का हिस्सा सब्सक्राइब हुआ था। क्विकली बाकी के सारे स्टॉक से सजदा कौन कौन सा? आशीष, पेटीएम रेडार पर रखेंगे। पेटीएम ने दरअसल एक नया साउंड बॉक्स लॉन्च किया है। ये खासतौर से यूपीआई और क्रेडिट कार्ड और यूपीआई पेमेंट्स के लिए है। कंपनी का मैनेजमेंट दरअसल उसके बाद एक वेबिनार कर रहा था और उसमें कुछ बयान निकल कर आए हैं। उन्होंने ये मेंशन किया कि दरअसल जो पार्टनरशिप दूसरे बैंकों के साथ हो रही है उससे कंपनी का बिजनेस और बढ़ रहा है और ज़्यादा और बेहतर डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को। खासतौर से को लेंडिंग, मर्चेंट्स के लिए जो को लेंडिंग का प्लेटफॉर्म था जिस पर गाज गिरी थी, वो पेटीएम पेमेंट बैंक पर एक्शन के बाद उन्होंने कहा इनिशियली ये रिज्यूम हुआ था, लेकिन अब दूसरे टाइप्स के साथ कंपनी जो जुड़ी है वहां पर एक स्केल पिकअप आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं आज स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा। आइनॉक्स विंड की तरफ से अपडेट है, बोनस इशू पर चर्चा होगी 25 अप्रैल को जब बोर्ड बैठक होगी। 2 QIPs का अपडेट है। एक तो पटेल इंजीनियरिंग, इसका QIP करीब 500 करोड़ का है, 59 रुपीज 50 पैसे ये फ्लो प्राइस तय की है। PSP प्रोजेक्ट्स ने भी अपना QIP लॉन्च किया है, 244 करोड़ रेस कर रहे हैं। इसकी जो इंडिकेटिव प्राइस है वो 670 रुपए प्रति शेयर है, जो लगभग 2-2.5% के आसपास का डिस्काउंट पर आता हुआ दिखाई देगा। RR काबेल ये रेडार पर रखेंगे। CEO दिनेश अग्रवाल को टर्मिनेट किया है इमीडिएट इफेक्ट से। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के जो MD है श्री गोपाल काबरा वही संभालते हुए दिखाई देंगे। BGR एनर्जी पर यूनियन बैंक की तरफ से चेतावनी आई है। दरअसल यूनियन बैंक का करीब 188 करोड़ का एक्सपोजर है, उसे NPA घोषित किया है, क्लासिफाई किया है। तो दोनों स्टॉक्स उस लिहाज से रेडार पर रखेंगे। इंद्रप्रस्थ मेडिकल भी रेडार पर रहेगा। क्वांट म्यूचुअल फंड ने करीब 5.5 लाख शेयर खरीदे हैं, नियरली आधे % तक का स्टेक लिया है। 249.59 पैसे के आसपास से होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो स्टॉक भी आप रेडार पर रखेंगे। रखिए इन तमाम स्टॉक्स रेडार पे। इंडियन ओवरसीज बैंक 5,000 करोड़ रुपए इक्विटी फंड रेस के थ्रू जुटाने की तैयारी, बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। सारेगामा कस्टम्स का डिमांड ऑर्डर है और तगड़ा डिमांड ऑर्डर है, कंटेस्ट करेंगे, लेकिन ये सारे स्टॉक्स रेडार पे। इस बीच बंधन बैंक में एक बड़ा सौदा होता हुआ, 1.25 करोड़ शेयर्स के आसपास का ये ट्रेड इस समय विंडो पे। खैर, खुलने के बाद उस स्टॉक को अप्रोच कर लिया जाएगा। अब क्विकली इलेक्शन सिलेक्शन का प्लीज स्टिंग प्ले आउट करिए डायरेक्टर साहब। और आज के इलेक्शन सिलेक्शन में मतलब बेसिकली बहाना है एक बढ़िया स्टॉक पिकिंग का। कविता जी और गौरांग सर से रिक्वेस्ट करी थी कि आप लोग ढूंढ के लाइएगा। कविता जी, पोजिशनली 1-1.5 महीने के टाइम होराइजन के लिहाज से कोई बढ़िया स्टॉक पसंद आ रहा है क्या? तो आशीष जी, पोजिशनल सेटअप पर कल्याणी ग्रुप से ऑटो डिफेंस का एक अच्छा प्ले भारत फोर्ज इज लुकिंग गुड। भारत फोर्ज अपने 200 डेज मूविंग एवरेज पर एक बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। स्टॉक 1340 से करेक्ट होता हुआ दिख रहा है और एक पोटेंशियल ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है यहाँ पर ऑफ डबल बॉटम फॉर्मेशन। सो मुझे लगता है 1204 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। अंटिल इज लाइक 1175-1170 के आसपास तक आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। 1165 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मुझे लगता है अपसाइड मूव आपको 1300-1320 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे अगले कुछ महीने। भारत फोर्ज, इस बीच बैंक ऑफ बड़ौदा में भी 3.25 करोड़ शेयरों का एक सौदा होता है। बड़े लार्ज ट्रेड्स हो रहे हैं। गौरांग सर, इलेक्शन रिलेटेड या एनी विच वेज बढ़िया कमाई वाली, गाड़ी कमाई वाला स्टॉक? लगता है आज प्रातःकाल कविता जी की विचारधारा और हमारी विचारधारा एक ही क्षेत्र के तरफ जा रही है। हमने भी रक्षा क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कोचिन शिपयार्ड को पसंद किया है। और मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार से इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर जो हमारी भारतीय नौसेना को बहुत जरूरत है, पनडुब्बियां की भी जरूरत है, और ड्राई डॉक सबसे एशिया
सबसे बड़ी ड्राई डॉक फैसिलिटी शिप रिपेयर के लिए कोचिन शिपयार्ड के पास कुछ ही समय पहले इन्होंने उद्घाटन किया था। और न तो सिर्फ हमारे रक्षा क्षेत्र के तरफ से, लेकिन विदेशी कंपनियों के तरफ से भी इनको काफी अच्छे ऑर्डर मिले हैं। मुझे लग रहा है कि जब ये स्टॉक स्प्लिट हुआ था तब 1400 के आसपास का स्तर था, फिर एडजस्टमेंट हुई 700 पर आया और आज 1100 के पार है। बुनियादी तर्क के आधार पर फिर से 1400 के लक्ष्यांक नजर आते हैं। अरे वाह, भारत फोर्ज और कोचीन शिपयार्ड इलेक्शन सिलेक्शन की बेहतरीन पिक्स। कैनरा बैंक में भी लार्ज सौदा हो गया, क्या हो रहा है। खैर, अब आइए, अब आईपीओ प्राइमरी मार्केट्स की ऑफरिंग क्विकली समझ लिया जाए। JNK, मतलब जे एंड के नहीं है, JNK इंडिया आज से खुल रहा है। 25 अप्रैल थर्सडे को बंद होगा। 650 करोड़ रुपए जुटाने की योजना, 395 से 415 रुपए का प्राइस बैंड। पैसा लगाना है नहीं लगाना है, इस पे बातचीत करने के लिए SMIFS के शरद अवस्थी साहब जुड़ गए हैं। शरद जी, किसी थर्मैक्स, किसी भेल से कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं? कैसी है कंपनी, पैसा लगा रहा है? देखिए, जो स्पेस में कंपनी ऑपरेट कर रही है देख के तो लगता है कि काफी बढ़िया स्पेस है। रिटर्न रेशियोज वगैरह डिसेंट है, ऑर्डर बुक भी डिसेंट है। अगले 2 साल भी ग्रोथ काफी बढ़िया रहनी चाहिए कंपनी की। थर्मैक्स और भेल से कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि उनका साइज डिफरेंस काफी बड़ा है इस कंपनी से। लेकिन जो ऑर्डर बुक लेके कंपनी अभी चल रही है और जैसा आउटलुक है, ज्यादातर इंडस्ट्रीज जहाँ ऑयल एंड गैस या रिफाइनरीज के लिए ये अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वहां भी और कुछ रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में भी नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं जिसका फायदा आने वाले समय में कंपनी को मिलना चाहिए। और ये आईपीओ के बाद मोटा मोटी जो इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो ज्यादातर यहाँ से केटर कर देंगे, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बर्डन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से भी नहीं आना चाहिए। तो मुझे लगता है ग्रोथ काफी रोबस्ट रहनी चाहिए। बाकी दोनों कंपनीज में, बाकी सारी कंपनीज में भी ग्रोथ काफी रोबस्ट रहेगी। तो ग्रोथ को अगर आप 2-1 साल के डिस्काउंट करें तो जिस वैल्यू पे आईपीओ आ रहा है वो महंगा नहीं है, तो मेरे हिसाब से सब्सक्राइब करना चाहिए। बात सही है। हालांकि थर्मैक्स बहुत बड़ा प्लेयर हो जाता है इसके सामने, लेकिन ऐसा लगता है उसको देखते हुए टेबल पे कुछ छोड़ा है। शरद जी, टीका